वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रृंखला में हम लोग डिस्कस करेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यह टॉपिक महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख धाराएं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो सकते हैं वो हम इसमें लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि इसमें है क्या। देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत के संसद द्वारा पारित यह एक अधिनियम है, एक्ट है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता से मतलब है कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है। अब 2005 से पहले घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार था। ठीक है। तो अब जब तक ये अधिनियम नहीं आया था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उससे पहले महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामला, ठीक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास आपराधिक मामला दर्ज कराने का अधिकार था। ठीक है। अब ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पिनल कोड है उसकी 1860 की जो धारा 498 ए है, 498 ए है, उसके अंतर्गत कार्यवाही होती थी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जब नहीं आया था तब क्या था, तो इसके लिए आईपीसी 1860 की धारा 498 ए के अंतर्गत कार्यवाही एक्शन हुआ करता था। देखिए, यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 13 सितंबर 2005 को पारित होता है। कब? 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया तथा 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कब लागू हुआ तो 26 अक्टूबर 2006 को। लेकिन 2019 में जब अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ तो उसके बाद यह अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर सहित पूरे भारत में आज की डेट में लागू है। तो आज की डेट में जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है वो पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 14, 15 और 21 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है। तो यह अधिनियम जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद जो कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत, या ये कहा जाए उसको ध्यान में रखते हुए इसको अधिनियमित किया गया है, इस एक्ट को लाया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद क्या रखेंगे आप याद? आर्टिकल 14, 15 और 21। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों जैसे वियना एकॉर्ड 1994 जो कि महिलाओं से संबंधित है, बीजिंग घोषणा पत्र 1995, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का सम्मेलन 1979 आदि की भावनाओं को अनुरूप लागू किया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट था। वियना एकॉर्ड 1994, बीजिंग घोषणा 1995 और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन का सम्मेलन 1979, इन सबको भी अपने इस नॉलेज में समाहित करना है जो कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से संबंधित है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेक्शन कितने हैं तो 37 हैं, चैप्टर कितने हैं तो हैं 5। नेक्स्ट, अब ये जो 37 धाराएं हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, जो धारा 1 है उसमें जो है वो टाइटल है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, मतलब इसका विस्तार जो है वो देश के कहां तक है और ये कब से प्रारंभ है। धारा 2 में डेफिनेशन है, परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घरेलू हिंसा को किस में डिफाइन किया गया है, किस में परिभाषित किया गया है, तो धारा 3 है। धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को हिंसा के बारे में जानकारी देना है और धारा 5 में पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 6 में क्या है? आश्रय गृहों के जो कर्तव्य हैं उनको बताया गया है। ठीक,
जो शेल्टर होम है उनकी ड्यूटी बताई गई है। धारा 7 में चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 8 में आपको मिलेगा संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति जो कि राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, इसकी बात की गई है। और धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों की शक्तियां और कार्य की बात की गई है। धारा 11 में सरकार के कर्तव्य, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को लिया गया है। तो धारा 11 क्या याद रखेंगे? सरकार की जो ड्यूटी है, और सरकार से यहां मतलब है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों की। धारा 12 में जो है मजिस्ट्रेट के आवेदन की बात की गई है, एप्लीकेशन की बात की गई। ठीक, अब इसी क्रम में आगे की जो धाराएं हैं उनको देखते हैं। आगे की धाराओं में जो है वो जो धारा 16 है इसको याद रखना है, जिसमें पक्षकार की इच्छा पर कार्यवाही बंद करने में हो सकती है। ठीक है, धारा 18 में संरक्षण आदेश है, धारा 19 में निवास आदेश है, धारा 21 में अभिरक्षा आदेश है, धारा 22 में प्रतिकर आदेश है और धारा 23 में अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति है। और ये सारी जो है, ये सारे जो ऑर्डर हैं ये सभी जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो 18 से लेके जो 23 में जो भी आदेश की या शक्ति की बात की गई है वो आदेश सभी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाएंगे, इसको जरूर याद रखिए। धारा 29 जो है वो सेशन कोर्ट में अपील करने की बात करता है, 30 दिन के भीतर आपको अपील करनी होगी। धारा 31 में दोषी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर 1 वर्ष तक कारावास या 10,000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 32 में किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती नॉन बेलेबल वारंट होंगे। ठीक है, तो धारा जो 32 है उसमें संज्ञेय और गैर जमानती जो है अपराध की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। धारा 33 कहती है संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर 1 वर्ष तक का कारावास हो सकेगी या 20,000 रुपए तक का। यहां देखिए, यहां पे 20,000 रुपए की बात की गई है और जबकि दोषी का संरक्षण आदेश भंग करने पर 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए। यहाँ पे कितने की बात की जा रही है? 10,000 रुपए की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दंड दोनों हो सकता है। ठीक है, धारा 35 कहती है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण की बात की गई है। और धारा 37 जो लास्ट धारा है, जैसा कि हमने बोला कि इसमें चैप्टर की संख्या जो है वो 5 है और धारा 37 है। तो धारा 37 कहती है कि केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति इसमें दी गई है। तो केंद्रीय सरकार जो नियम बनाएगी, रूल्स बनाएगी, वो धारा 37 के तहत। अब हम इसमें यह डिस्कस करेंगे कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि घरेलू हिंसा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो देखिए इसके जो है कई श्रेणियां हैं। जैसे शारीरिक दुरुपयोग, जैसे कि मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, लात मारना, ये जो है वो शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आएंगे। लैंगिक शोषण में क्या है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में क्या है? जैसे कि बलात्कार हो गया या बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक संबंध हो गए। अश्लील साहित्य हो गया या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, इस तरह की। अपमानित करने की दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर, ये हो सकता है। और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार, ये जो होगा वो लैंगिक शोषण के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे मौखिक और भावनात्मक हिंसा, जैसे कि अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर परिताड़ित करना, दहेज के नाम पर परिताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, या आपको अपने मन से विवाह न करने देना, या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, या आत्महत्या की धमकी देना। देखिए, आत्महत्या की धमकी देना भी ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे आर्थिक हिंसा। देखिए, आर्थिक हिंसा क्या होती है? जैसे बच्चों की देखभाल करने के लिए धन और संसाधन न देना, ठीक है, रोजगार न करने देना या उसमें रुकावट डालना, ठीक है, आय, वेतन इत्यादि ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि जो है वो आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो ये जो 4 पॉइंट है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत, इसको याद रखिएगा। शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है, लैंगिक शोषण क्या होता है, मौखिक और भावनात्मक हिंसा से आप क्या समझते हैं, और आर्थिक हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है। अब हम बात करेंगे संरक्षण अधिकारियों की शक्तियां और कार्य। जो संरक्षण अधिकारी हैं उनकी शक्तियां क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो देखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजिस्ट्रेट की सहायता करना, ठीक है, घरेलू हिंसा की जानकारी प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करना और इसकी प्रतियां, मतलब जो कॉपी है, संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अग्रेसित मतलब कि आगे भेजना।
तीसरा जो पॉइंट ये है कि यदि पीड़ित व्यक्ति संरक्षणात्मक आदेश जारी करने के लिए राहत का दावा करता है तो मजिस्ट्रेट को निर्धारित आदेश में आवेदन करना। चौथा पॉइंट यह है कि यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए और स्थानीय क्षेत्र में कानूनी सहायता या परामर्श, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं की विस्तृत सूची बनाना। पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण करने के लिए मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस स्टेशन को आगे प्रेषित करना। आवश्यकता पड़ने पर पीड़िता के लिए एक सुरक्षित उपलब्ध आश्रय गृह जो होम शेल्टर है उसकी व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के तहत पीड़िता को मौद्रिक राहत के आदेश का अनुपालन किया जाना है। और मौद्रिक राहत आदेश का अनुपालन किया जाना जो है मतलब कि जो उसको जो है पैसे से भी सहायता किया जाना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया से क्या मतलब है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं या क्षेत्र के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। और अधिनियम की धारा 28 के अनुसार इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। मजिस्ट्रेट में 5 अंतरिम आदेश दे सकते हैं। पहला यह है कि संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन का आदेश देना। दूसरा अभिरक्षा मतलब कस्टडी, अपने कस्टडी में ले लेना। ठीक है, और तीसरा जो है निवास का आदेश। चौथा है आर्थिक आदेश मतलब आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का आदेश। और पांचवा जो है कंपेंसेटरी या प्रतिकर आदेश। ठीक है, कंपेंसेट करा देना। इसके अलावा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना सेफगार्ड के लिए। सलाहकार समिति बनाने का आदेश भी जो है इनके द्वारा दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इस पे आधारित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में। देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूछा जाए कि कब पारित किया गया, तो आप बताएंगे 13 सितंबर 2005 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो यह लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 को। अगला प्रश्न हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को भारत सरकार के गजट में कब प्रकाशित किया गया, तो यह प्रकाशित किया गया था 14 सितंबर 2005 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें चैप्टर्स की संख्या 5 है और धाराएं जो हैं वो 37 हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक है, क्या है, एक सामाजिक विधान है। ठीक है, सोशल एक्ट है या कानून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम 2005 इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधि के अनुरूप बनाया गया है, तो जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वियना अकॉर्ड 1994 याद रखना है, बीजिंग घोषणा 1995 याद रखना है और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का सम्मेलन 1979। तो यहां का जो उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहां लागू है, तो यह पूरे भारतवर्ष में लागू है। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा जो 3 है उसमें डिफाइन किया गया है घरेलू हिंसा को। यहां पे बात पूछी जा रही है घरेलू हिंसा को किसमें परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में सम्मिलित है, तो यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार ये दोनों शामिल है। तो यहां पे जो उत्तर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है कौन, व्यथित व्यक्ति स्वयं कर सकता है और जो संरक्षण अधिकारी है वो भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अपराध संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा, तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) के तहत किया गया अपराध कैसा होगा, तो ये संज्ञेय अपराध और गैर जमानती होगा, ऑप्शन नंबर ए।
आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? तो ये है शारीरिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राज्य सरकार। अपॉइंटमेंट जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे क्या? लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू हिंसा से संबंधित अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा को परिभाषा में सम्मिलित दुर्व्यवहार के प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? ठीक है, तो यह है मानसिक दुर्व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7, यहां पे ध्यान रखिए धारा 7 की बात की जा रही है, के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा और कौन अन्य व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी से व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है? तो यह है संरक्षण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इनमें से कौन सा संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर अन्वेषण करना। प्रत्येक आवेदन का जिसकी प्रथम सुनवाई तारीख में कितने दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया गया है? तो यह है 60 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यह कि इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो यह है धारा 8 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं क्या? अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश और एक पक्षीय आदेश। यहां पे ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत किसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है क्या? 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम और एक पक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? तो यह है शपथ पत्र के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है? तो यह है धारा सी, ऑप्शन नंबर सी, धारा 12। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो यह है नवा बिहान योजना, ऑप्शन नंबर ए। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा? तो ये होगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी या नहीं है? ठीक है, तो यह है धारा 17, ऑप्शन नंबर सी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ऐसी संख्या जितनी राज्य सरकार आवश्यक समझे, ऑप्शन नंबर बी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा? तो यह है 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या एक साथ दोनों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो यह है कार्यस्थल में शोषण की बात अगर आप करते हैं तो यह उससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो केंद्र सरकार को है यह शक्ति। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत शारीरिक दुर्व्यवहार का अर्थ कोई भी ऐसा कार्य या आचरण है जिससे क्या शारीरिक दर्द, जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचता हो, पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास में हानि होती हो, हमला, आपराधिक धमकी और आपराधिक बल प्रयोग किया गया हो। तो यह है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण अधिकारियों का कर्तव्य एवं कार्य नहीं है। यहाँ पे कर्तव्य और कार्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय का अर्थ क्या है। तो सक्षम न्यायालय का अर्थ है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 10, इसको याद रखिए, धारा 10 के तहत निम्नलिखित में से किसे सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। तो वह है कोई भी महिला जो समाज सेवा कर रही हो, ऑप्शन नंबर डी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है। तो यह है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 5। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 12। धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कौन दायर कर सकता है। तो संरक्षण अधिकारी, स्वयं पीड़ित महिला, पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा के बारे में संरक्षण अधिकारी को कौन सूचित कर सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति जो है वो सूचना दे सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत किसके द्वारा आश्रय गृह को अधिसूचित नोटिफाई किया जाता है। तो यह काम है राज्य सरकार का, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा बंद कमरे में की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 16, ऑप्शन नंबर ए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योरसेल्फ को ज्वाइन कीजिए और आप जो है अन्य माध्यम से भी हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।